हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये 13 दिसंबर 2017 को हुआ था। पहले हम 13 दिसंबर 2017 को फर्स्ट मीटिंग का पेपर आपको करवा दिए थे। आज हम सेकंड मीटिंग का आपको पेपर करवाने चल रहे हैं। आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी का पेपर है और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौसम आज सुहाना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक है। दोस्तों पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन है विशेष्य, तीसरा ऑप्शन है विशेषण, चौथा ऑप्शन है संज्ञा। तो दोस्तों इसमें सुहाना का जो है पूछ रहा है वाक्य परिचायक शब्द कौन सा है, तो इसमें परिचायक शब्द दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेषण। और ये है इसलिए है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं मौसम आज सुहाना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। सबसे पहले आप ये जान जाइए, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण करते हैं। और यहाँ पे विशेषता कौन बतला रहा है, सुहावना। सुहावना यहाँ पे विशेषता बतला रहा है संज्ञा या सर्वनाम का। संज्ञा या यहाँ पे क्या है, मौसम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अग्र का विलोम क्या होता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा अग्र का विलोम पश्च होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी सबका विलोम भी आपको मिल जाएगा। पीछे का विलोम आगे हो जाएगा और नीचे का विलोम ऊपर हो जाएगा, पूर्व का विलोम पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। ऑप्शन ए घटाइयाँ, ऑप्शन बी घटाएं, ऑप्शन सी घटाओं, ऑप्शन डी घटाएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटाएं, ये इसका सही आंसर होगा। और बाकी में थोड़ा सा मात्रा वात्रा का आप देख रहे होंगे गलती हो गया है, तो यहाँ पे सही से आप पढ़िएगा जिससे कि आपका आंसर सही हो। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य कौन सा है। पहला है निहार, दूसरा है दीपशिखा, तीसरा है रश्मि और चौथा है नीरजा। तो यहाँ पे दोस्तों महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निहार, ये इनका प्रथम काव्य संकलन है। और उसके बाद इनका दीपशिखा, रश्मि और नीरजा आदि इनकी जो है रचना है। निहार सबसे पहला इनका काव्य संकलन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा रूप है। अलंकार का कौन सा रूप है, इसमें पूछा है वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है। पहला है भ्रांतिमान, दूसरा है संदेह, तीसरा है उपमा और चौथा है रूपक। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे उपमा अलंकार की परिभाषा बताया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और इसमें क्यों है उपमा अलंकार ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वे तुम उन सम स्वामी में उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में समानतावाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप साथ साथ अलंकार भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सब भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। पहला है सारंग ले सारंग चली, ऑप्शन बी है कानन कठिन भयंकर भारी, ऑप्शन सी है नवजीवन दो घनश्याम हमें, ऑप्शन डी है अब जीवन में नहीं जीवन है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पे ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कानन कठिन भयंकर भारी में का, ना, रा और भा की जो वर्ण आवृत्ति है ये बार बार हो रही है और इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार आ गया है। और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। पहला है कवि वृंद, दूसरा है कवि समूह, तीसरा है कवि लोग, चौथा है कवि दल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा कवि वृंद। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कवि लोग भी जो है कवियों का समूह है और कवि समूह तो वैसे ही समूह को प्रकट कर रहा है और कवि दल एक दल को भी प्रकट कर रहा है, लेकिन कवि वृंद मतलब एक कवि की बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कवि वृंद। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ पर दोस्तों मेरे को बाजार जाना है वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। मेरे को बाजार जाना है कि जहाँ पर मुझे बाजार जाना है। ठीक है, मुझे बाजार जाना है, यहाँ पे ये इसलिए यहाँ पे सर्वनाम मेरे को जहाँ पे मुझे हो जाएगा।
तो ये यहाँ पे छोटी छोटी ये क्वेश्चन है और यहाँ पे छोटे छोटे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हाँ क्या है कैसे है। आप एक बार अगर सही से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लकीर का फ़कीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होना। यहाँ पर लकीर का फ़कीर का मुहावरा पूछा है, क्या होगा इसका मुहावरा। पहला है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, बी है सबसे अलग रहने वाला, सी है बहाना बनाने वाला, डी है बहुत घमंड होना। यहाँ पर लकीर का फ़कीर होना आप सभी को पता है, बहुत लोग बोलते हैं आप लकीर के फ़कीर हो यार। तो यहाँ पे पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लकीर का फ़कीर होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ये त्रुटिपूर्ण हो जाने की वजह से ये यूपीएसआई में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से आपको विलोपित मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। यहाँ पे रिक्त स्थान आप जब पढ़े रहेंगे तभी आप भर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था और कहाँ आयोजित किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 1975 में और नागपुर में आयोजित किया गया था। इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 और 12 जनवरी 1975 के मध्य नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में किया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 और 20 अगस्त 2018 में मध्य मॉरिशस में आयोजित हुआ था और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में अभी आयोजित होगा, वो भी कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से 14 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसको पढ़ के ही आप जो है इसका आंसर दे सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पढ़ लेंगे और इस हिसाब से हम आपको इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है। दोस्तों अगर आप पैराग्राफ पढ़े होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यवहार। आचरण मीन्स व्यवहार होता है, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप इसको बता सकते हैं। इस हिसाब से ये इसका आंसर हो जाएगा। और नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए है दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, ऑप्शन बी है दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है, ऑप्शन सी नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है और ऑप्शन डी है दोनों ही अलौकिक संसार से संबंध हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी जैसे हम अभी आपको बताए, अगर आप पैराग्राफ पढ़े होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ये आप कह सकते हैं कठिन क्वेश्चन नहीं है कि आप इसका आंसर ना दे पाएँ। तो यहाँ पर आप दे भी सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। तो दोस्तों आप हिंदी बस थोड़ा सा आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर हिंदी में मिल जाएंगे। और मैं तो पहले ही कहता चला आ रहा हूँ, आप हिंदी एक बार रिवाइज कर लीजिए और मैथ और रीजनिंग पे आप बस ध्यान दीजिए, खास करके मैथ और रीजनिंग पर। और पॉलिटी और मूल विधि ये भी आप साथ में लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी और मूल विधि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 देखते हैं, नैतिकता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए परंपराएं और रूढ़ियाँ, ऑप्शन बी कर्तव्य, ऑप्शन सी धर्म और ऑप्शन डी आचार शास्त्र। यहाँ पे दोस्तों नैतिकता का अर्थ होगा आचार शास्त्र। जो ऑप्शन में यहाँ पे जो पैराग्राफ में दिया गया है, लिखा गया है, उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आचार शास्त्र। यहाँ पे नैतिकता का ये अर्थ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। यहाँ पे 15 में क्वेश्चन पूछा है महान का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम महान का क्या होगा। महान का विलोम दोस्तों तुच्छ होगा और वीर का विलोम दुर्जन हो जाए, वीर का विलोम कायर हो जाएगा और सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाएगा और धीर का विपरीत अधीर हो जाएगा। यहाँ पे आप सबका जो है अच्छे से आपको पता है, आप बता सकते हैं, इसमें कोई बहुत तीर मारने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द क्या हैं। ये बोलियां शब्द या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या बोली है या भाषा है, क्या है इसमें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। बोलियां जो है स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों आप ये भी पढ़ लीजिएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं और ये कौन कौन से फारसी शब्द हैं, कौन कौन से अरबी शब्द हैं, ये भी आता है।
तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं और आप ये भी कह सकते हैं सिंपल है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए अगर पढ़ लेंगे एक बार आप इसको तो इसमें आपका नंबर फिक्स है, क्योंकि नंबर कटने वाला नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मण आप लंकेश तो कह नहीं सकते, लंकेश जो है रावण का पर्यायवाची है। और सुमित्रा पुत्र, यानी कि इसलिए इनका नाम सुमित्रा के ये पुत्र थे, इसलिए इनका नाम सुमित्रा पुत्र भी है, इसलिए इनको सुमित्रा पुत्र भी कहा जाता है। जैसे भगवान राम को कौशल्या पुत्र कहा जाता है, वैसे लक्ष्मण जी को सुमित्रा पुत्र या लखन या शेषावतार या रामानुज या सौमित्र आदि है। और लंकेश रावण का, जैसे हम आपको बताए थे, लोकेश ब्रह्मा का, और जो है नरेंद्र राजा का पर्यायवाची होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, बस एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है स्वास्थ्य से, यहाँ पे रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। तो यहाँ पे आप आराम से पढ़िए तो आराम से आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं स्वास्थ्य से यहाँ पे भरा जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी, यानी कि स्वास्थ्य से यहाँ पे जब ऑप्शन को भरने के लिए आएगा, स्वास्थ्य से ऑप्शन में आएगा रिक्त स्थान के जहाँ पे आएगा जुड़ी, और समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय क्या करते हैं? आजमाते हैं, यानी कि हम उसका अनुभव लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में है गरीब के घर गुणवान व्यक्ति, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? ठीक है, पहला है अंधेरे घर का उजाला, ऑप्शन बी है आँख का तारा, ऑप्शन सी है गुदड़ी का लाल, और ऑप्शन डी है अंधेरे की लकड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा गुदड़ी का लाल। और ऑप्शन सी क्यों होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का, इसका अर्थ हो जाएगा गुदड़ी का लाल। दोस्तों ये हम भी नहीं जानते जो गुदड़ी का लाल क्या होता है, हालांकि पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग हमको नहीं पता है, तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो चीज़ें नहीं आती उसमें शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप शर्माओगे तो सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए शर्म भी छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, कौन सी नहीं है? पहला है बालबोधिनी या हरिश्चंद्र मैगजीन या आनंद कादम्बिनी या कवि वचन सुधा। दोस्तों इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जो है बालबोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा, ये तीनों जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं। और जो आनंद कादम्बिनी है ये उनका है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने इसको लिखा था। तो ये इनका हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। बाकी जो है तीनों भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है तड़ाग, दूसरा है सतदल, तीसरा है सर, चौथा है जलाशय। यहाँ पे भी पूछा है पर्यायवाची कौन सा नहीं है किसका? सरोवर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे सतदल जो है सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तड़ाग, जलाशय, सर, ये तीनों सरोवर का पर्यायवाची है, जबकि सतदल ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अलका सारावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पहला है एक लड़की, दूसरा है यारों के यार, तीसरा है कितना बड़ा झूठा, और ऑप्शन नंबर डी है कलिकथा वाया बाईपास। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा कलिकथा वाया बाईपास, जिसके लिए इनको हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था। वो भी कब मिला था? वर्ष 2001 में इनको ये प्रदान किया गया था, जबकि 2018 का हिंदी भाषा
का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुग्दल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये भी याद करिएगा, अभी जो है रिसेंट में 2018 में किसको मिला था, तो चित्रा मुग्दल जी को मिला था। वो भी कौन से उनके उपन्यास के लिए मिला था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पहला है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। दूसरा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। तीसरा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। चौथा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। तो दोस्तों अगर शब्द के हिसाब से देखा जाए, जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं इनके हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं, इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा फोकस आप, जैसा कि हम पहले भी बताए, हिंदी आप तो करिए ही करिए, साथ में आपको मैथ और रीजनिंग तो लग ही जाइए यार, उसको तो कहना ही नहीं है कि आप उसको छोड़िए, वो समझ लीजिए कंपलसरी है। ठीक है, जैसे चाय के साथ पानी और दूध के साथ पानी और खाने के साथ पानी कंपलसरी है, उसी तरीके से मैथ और रीजनिंग यूपीएसआई में कंपलसरी, आप उसको पढ़ते ही पढ़ते रहिए, चाहे जहाँ से पढ़िए बस पढ़िए उसको। बाकी हिंदी और मूल विधि और ये पॉलिटी और जीएस ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर सोचें कि मैथ और रीजनिंग हम कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, कितना आप तेज़ी से कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से भाई लग जाइए, अभी भी टाइम है। ठीक है, अब पेपर भी होने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा है अपूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि अभी ये जस्ट बोल रहा है मेरे जेब में 10 रुपये हैं, तो यहाँ पे अभी के मतलब अभी हैं, हमारे देश में हमारे जेब में 10 रुपये हैं मतलब हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए है पत्तियाँ, ऑप्शन बी है पत्तियाँ, ऑप्शन सी है पत्ते, ऑप्शन डी है पत्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा पत्तियाँ। तो यहाँ पे पढ़ने में भी कोई गलत फहमी मत पालिएगा, आराम से पढ़िए तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में थोड़ा सा ही अंतर है, वहाँ पे आधा ता और है ऑप्शन डी में, और ऑप्शन ए में पत्तियाँ बस लिखा गया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है क्रय का विपरार्थक शब्द पहचानिए। क्रय का विपरार्थक शब्द विक्रय होगा दोस्तों, और यहाँ पर और भी हैं, खेत का क्या होगा? प्रसन्नता होगा, जिसको हर्ष बोलते हैं। बिक्री का होता है खरीद होता है, और आपको खरीद का हो गया, बिक्री हो गया, उसका बिक्री का खरीद और खरीद का बिक्री हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्रय का जो है विक्रय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 27 देखते हैं। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला, यहाँ पर ऑप्शन जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर अगुआ बनकर रिक्त स्थान की जगह आ जाएगा रास्ता। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा? रास्ता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछा है, इसका कौन सा भेद है? तो दोस्तों क्रिया विशेषण भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर धावक पूछा है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तो यहाँ पर तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद पूछा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीतवाचक। ठीक है, यहाँ पर रीतवाचक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लिखा है धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति रीतवाचक क्रिया विशेषण है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति संबंधी विशेषता का पता चलता है, वे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए है शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, और ऑप्शन बी है आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, ऑप्शन सी है आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, और ऑप्शन डी है आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ के ही पता लग गया होगा, जब हम पढ़ रहे थे तभी आपको पता लग गया होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। तो ये इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है?
यहाँ पर कौन सा भेद है, तो सकर्मक भेद होगा। ठीक है, यहाँ पर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों भरने के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाली और प्राकृत। यहाँ पर इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों हम आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम अपने लिंक पे। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बस आपको पढ़ा दे रहे हैं, बाकी आपको खुद से समझना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये दोस्तों बहुत बार दादा भी लोग कहते थे, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते थे, ईश्वर की माया भाई कहीं धूप कहीं छाया, बहुत सारे लोग बोलते थे। तो इसलिए आप इसका आंसर बेझिझक दे सकते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी आम बोल चाल वाली भाषा में आप देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना है। यहाँ पे दोस्तों पूछा है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। पहला है नरेंद्र कोहली, दूसरा है कुंवर नारायण, तीसरा है राम दशरथ मिश्र और चौथा है नरेश मेहता। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र कोहली, ये लेखक हैं इसके। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, न भूतो न भविष्यति उपन्यास के लेखक नरेंद्र कोहली हैं। इस उपन्यास के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास सम्मान 2012 में प्रदान किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर महिला है तो महिला विद्वान नहीं होती है, विदुषी होती है। ठीक है, यहाँ पर लिंग जो है यहाँ पे गलत हुआ है, लिंग के जहाँ पर लिंग जो है यहाँ पर लिंग का जो है अशुद्धि है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। इस प्रकार इस वाक्य में प्रयुक्त पुल्लिंग शब्द विद्वान के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द विदुषी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अगर महिला है तो विदुषी होगी, तो शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, वह महिला बहुत विदुषी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मालवी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन ए हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली से यहाँ पर हुआ है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दिन का कौन सा भेद है, ये यही पूछा है। यहाँ पे दोस्तों आपका दिन का भेद पूछा है, दिन का भेद हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, ये दिन का भेद है पुल्लिंग, तो वही हम बताए हैं दोस्तों अभी, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग और ये उभयलिंग, आप ये तीनों पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको तीनों पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। पहला है सखी मयंक तव मुख सम सुंदर, ऑप्शन बी है ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ऑप्शन सी है हरिमुख मानो मधुर मयंक, ऑप्शन डी है तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। यहाँ पे अभी जैसे खान सर का वास्तविक नाम क्या था आपको पता लग ही गया होगा खान सर का वास्तविक नाम क्या था, वैसे अमीर खुसरो का भी वास्तविक नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन यहाँ पर अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अब हम क्वेश्चन नंबर
39 देखते हैं। इसमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? पहला है रंग में भंग, दूसरा है साकेत, तीसरा है भारत भारती, चौथा है प्रिय प्रवास। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय प्रवास जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी साकेत, रंग में भंग, भारत भारती ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हिंदी का समान हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? यहाँ पर एक तरीके से समझ लीजिए पर्यायवाची भी होता है। समानार्थी और पर्यायवाची दोनों अलग हैं, लेकिन पर्यायवाची में भी कभी कभी आ जाता है। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द ब्राह्मण होता है। ठीक है, ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 40। और अब देखते हैं यहाँ से मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। यहाँ से हम अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने पुनात संगछू सेकंड पनबिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? पहला है नेपाल, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है वियतनाम, चौथा है भूटान। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूटान के साथ समझौता हुआ था। अब यहाँ पे क्यों समझौता हुआ था यहाँ पे देख लेते हैं। भारत ने भूटान के साथ पुनात संगछू सेकंड पनबिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सहित है? ए और बी दिया है। यहाँ पर ए है संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और बी में क्या लिखा हुआ है? संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन बी है केवल बी सही होगा, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही होंगे, और ऑप्शन डी है केवल ए सही है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। और क्यों सही हैं ये भी देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद पूरे भारत या इसके किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों एवं दुनिया के किसी भी भाग में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए है कंपोस्ट, ऑप्शन बी है जैविक खाद, ऑप्शन सी है खेतों की खाद, ऑप्शन डी है हरी खाद। यहाँ पर दोस्तों जो सड़ जाते हैं पौधे उनको कंपोस्ट खाद बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कंपोस्ट खाद का एक प्रकार है। कंपोस्ट जो कि जैविक खाद होता है, जैविक पदार्थ होता है जिसे खाद बनाने की प्रक्रिया में विघटित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? दो सूची दिया हुआ है। पहला है ए है मौद्रिक मतदाता सूची और इस सूची की सीढ़ी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। और बी में लिखा हुआ है मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में दिया है केवल ए सही है, या ए और बी में से कोई भी सही नहीं है, और ऑप्शन सी दिया हुआ है ए और बी दोनों सही हैं, या केवल बी ही सही है। दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। और क्यों सही हो जाएंगे ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। मौद्रिक मतदाता सूची और इस सूची की सीढ़ी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है। दोस्तों ये याद रखिएगा, इसीलिए ये दोनों सही हैं। हम आपको बस पढ़ के बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्यानिकी राज्य पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है पंजाब, या बी उत्तर प्रदेश, या हरियाणा, या तमिलनाडु। यहाँ पर पूछा है वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्यानिकी राज्य। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा जो है ये जीता हुआ है पुरस्कार। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद
का सर्वश्रेष्ठ औद्यानिकी राज्य पुरस्कार हरियाणा ने जीता और वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार मिजोरम को प्रदान किया गया था। यानी कि 2016 में हरियाणा जीता था और 2019 में मिजोरम राज्य जीता था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। निष्कर्ष 2 दिया हुआ है और पहला निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पे पूछा है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है। और सी में ये कहा है केवल सेकंड सही है। और या ऑप्शन नंबर डी है ए पहला और दूसरा में से कोई भी नहीं सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल सी सही है, केवल सेकंड सही है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में यह प्रावधान है कि कोई एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, ठीक है, सजा एक ही तरह की होगी। ठीक है, एक ही तरीके की होती है, ना कि एक छड़ी मार दिए तो कुछ और 50 छड़ी मार दिए तो कुछ और। ठीक है, अर्थात ए को 1 वर्ष की सजा होगी, ना कि 50 वर्ष का कारागार। इसलिए कथन एक गलत है। और जब ए जेड को मार रहा है तो वाई अगर उसमें हस्तक्षेप कर रहा है और ए जानबूझकर वाई को भी मार रहा है तो ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी होगा। भाई पहले आप तो किसी एक को तो मार ही रहे हैं और दूसरे को भी अगर कोई और आ रहा है उसको बचाने के लिए तो आप उसको भी पे ले जा रहे हैं, तो इस हिसाब से ये गलत होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, इसलिए 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर भरने के लिए कहा गया है, यहाँ पर जहाँ पर रिक्त स्थान है यहाँ पर ये भरा जाएगा। वर्म एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रचार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्म यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ पे भरने के लिए आया है, से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन ए है संबंधित विभाग के मंत्रियों से, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी है लोक प्राधिकरण से, ऑप्शन डी है अदालत से। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक प्राधिकरण से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। पहला है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है और हार्ड ड्राइव्स, ऑप्शन डी है फ्लैश ड्राइवर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉडेम। यहाँ पर मॉडेम जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है मॉडेम मॉड्यूलेटर एवं डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर टेलीफोन लाइन या केबल कनेक्शन के जरिए डाटा को भेजता एवं प्राप्त करता है। यह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है, अतः मॉडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है और सभी अन्य विकल्प स्टोरेज डिवाइस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, उस सिंबल का क्या मतलब है ये आपको पहचानना है। यहाँ पर पहला है चौड़ाई सीमा 3.5 मीटर, ऑप्शन बी है वजन सीमा 3.5 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी है 3.5 मीटर आगे बाधा है और ऑप्शन डी है ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है कहाँ पे ऊंचाई सीमा सेतु रेलवे और लाइन के लिए हो सकती है। ठीक है, और इस सीमा से अधिक ऊंचाई के वाहनों को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं होती। अगर ये सीमा है तो ऊंचाई पे अधिक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2011 की जनगणना को अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग
19.5% का गठन करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19.50। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा अन्य समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 19.5% था, आप ये कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लोकसभा की कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ये सबको पता है, 84 सीटें जो हैं दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, 84 सीटें। 13 देखते हैं। 17वीं शताब्दी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी 17वीं शताब्दी में? ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु हरराय, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद और ऑप्शन डी है गुरु रामदास। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु हरराय ने जो है दारा सिखों को पनाह दी थी 17वीं शताब्दी में, और जो कि शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? पहला है कृषि आय पर कर, ऑप्शन नंबर बी है शेयर बाजार और वायदा बाजार, ऑप्शन नंबर सी है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता और ऑप्शन नंबर डी है रेलवे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, जो कि समवर्ती सूची का एक हिस्सा है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची का विषय है, जबकि शेयर बाजार और वायदा बाजार एवं रेलवे संघ सूची के विषय हैं। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। तो दोस्तों ये जितने भी सूचियाँ हैं सब आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये सूचियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? और दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन पढ़ के बता रहे हैं आपको। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानून सीमा लागू है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है केवल ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी ए और बी में से कोई नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर सी केवल बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सही होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नंबर 16 है दोस्तों, इसमें रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। सूत्र भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र को चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। कौन से सूत्र को? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, गार्ड-गिल। ठीक है, यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है गार्ड-गिल फार्मूला। गार्ड-गिल सूत्र का नाम समाज विज्ञानी धनंजय रामचंद्र गार्ड-गिल के नाम पर पड़ा था। इसका गठन वर्ष 1969 में भारत के राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था। गार्ड-गिल योजना को चौथी और पांचवी योजनाओं के दौरान योजना सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में है, कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था, क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक के रूप में बदल नहीं सकता। यहाँ पे ऑप्शन ए है सेंट जेवियर्स कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है सेंट स्टीफन कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेंट स्टीफन कॉलेज। यहाँ पर
इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है सेंट स्टीफन कॉलेज जिसे अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है, जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए है CF एंड्रूज और ऑप्शन नंबर बी है विलियम गॉडफ्रे, ऑप्शन नंबर सी है FW बकूर, ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर वाल्टन। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CF एंड्रूज। यहाँ पर इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CF एंड्रूज ने मनाया था। यहाँ पर यह भी लिखा है CF एंड्रूज एक धार्मिक नेता और सामाजिक सुधारक तथा महात्मा गांधी के करीबी अनुयायियों में से एक थे। इनका जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने गांधी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या लिखा हुआ है, इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पहला है लीडरशिप इन एनर्जी एंड डिजाइन अप्रोच यानी कि LEDA। ऑप्शन नंबर डी है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन यानी कि LED। ऑप्शन नंबर सी है लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि LEAD। ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यानी कि EDDAL। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी कि LEED यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में है लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? लोकपाल बिल में कौन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है? पहला है प्रणब मुखर्जी या APJ अब्दुल कलाम या KR नारायण और या डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकपाल बिल पर प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है लोकपाल बिल पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पर 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया। यह अधिनियम एक भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी समिति को बनाने की अनुमति देता है जिसमें कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री का पद भी इस दायरे में आ जाता है। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों इसको हमको नहीं लगता बताने की ज़रूरत थी। अनुच्छेद कितने थे उस टाइम? 395। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था और कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पर कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है और आता रहेगा आगे। अब आगे देखते हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी क्या होते हैं? पहला है भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, ऑप्शन बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय होता है। नियंत्रण से संबंधित सभी काम गृह मंत्रालय करता है। याद रखिएगा, जो भी नियंत्रण से संबंधित जो भी कार्य है वो गृह मंत्रालय देखता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 है काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पहला है अपकेंद्रितता और बी है अनुमापन या सी है क्लोरीनीकरण या है डी ऑप्शन नंबर वर्ण लेखन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, यानी कि वर्ण लेखन या
क्रोमेटोग्राफी किसी भी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीक है, यानी कि काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वर्ण लेखन तकनीक मतलब क्रोमेटोग्राफी। आप इसको भी याद रखिएगा। पता लगा वर्ण लेखन ना पूछ के क्रोमेटोग्राफी पूछ लिया, आप मुँह ही देखते रह गए सबका। तो दोनों चीज़ जाने आप। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? पहला है अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 12। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 47 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आप इसको बता भी दे रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में उपबंध की पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है? दो ऑप्शन दिए हैं। पहला है यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, और दूसरा दिया हुआ है विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्यों को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। ऑप्शन केवल एक ही सही है, या दो सही है, या दोनों सही हैं, या कोई भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों सही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने यहाँ पर कौन से सन के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1894 में जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली थी 1894 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बता भी दे रहे हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार ने 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली है। तो ये भी याद रखिए, ये सारा का सारा यूपीएसआई में आया हुआ है, क्योंकि वो उसी का पेपर ही करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो डाउट में मत रहिएगा। अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? पहला है 5 से 11 या 12 से 14 या अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 2 से 4। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है, यहाँ पे इसी में वर्णित है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। चारों में से कितने लोग होते हैं? ठीक है, यहाँ पर दिया है ए, बी और डी, और ऑप्शन बी में दिया है ए और बी, ऑप्शन सी में दिया है ए, सी और डी, ऑप्शन डी में दिया है सी और डी। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी कि ए, बी और डी, यहाँ पर ये तीनों होते हैं। यहाँ पर केंद्र में संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये तीनों होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से जुड़ी हुई है? पहला है गंगा, दूसरा है गिलगिट और तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है सतलुज। यहाँ पर जो है काराकोरम की दक्षिणी सीमा गिलगित से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी याद करिएगा। यहाँ पर ये देखिए, काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान और भारत और चीन में है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा गिलगित नदी से बनी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? पहला कीमतों में वृद्धि के कारण, या ब्याज दरों में कमी के कारण, या ब्याज दरों में वृद्धि के कारण, या कीमतों में कमी के कारण। दोस्तों यहाँ पर ब्याज दरों में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन जो है बढ़ जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है उत्तरी ध्रुव महासागर यानी कि
आर्कटिक महासागर, और ऑप्शन सी है हिंद महासागर, या ऑप्शन डी है अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों खाड़ी प्रवाह जो एक महासागरीय धारा है ये अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आंत्र में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, या ऑप्शन डी विटामिन डी। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी, विटामिन के। ठीक है, यहाँ पर आंत्र में मौजूद सूक्ष्म जीव जो गट फ्लोरा होता है वो हमारे लिए मित्र बैक्टीरिया के रूप में माना जाता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद जो है फ़ायदेमंद होता है, जो विटामिन के का उत्पादन करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप बायो भी पढ़िए, क्योंकि हम आपको बताया था यूपीएसआई में अगर पॉलिटी और मूल विधि के बाद जो आता है संविधान और मूल विधि, ये जो दूसरा खंड है, तो इसमें दूसरे खंड में इसके बाद आपको बायो पढ़ने की बहुत ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बाद यही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से कौन से मामले में निजी प्रकृति के मुकदमे को अंतर्गत आते हैं, मुकदमे के अंतर्गत आते हैं? पहला है मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश, और बी दिया है मकान मालिक किराएदार विवाद, सी दिया है खाद्य अपमिश्रण से संबंधित। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए और बी सही है, या बी और सी सही है, या केवल बी है, या केवल तीनों सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पर मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश और मकान मालिक किराएदार विवाद, यहाँ पर यही दोनों सही हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है निजी प्राकृत मुकदमे के अंतर्गत मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश तथा मकान मालिक किराएदार विवाद आते हैं, जबकि लोक प्राकृत के मुकदमा के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण से संबंधित मामला आता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? पहला है जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होते हैं, और ऑप्शन नंबर बी है जब घरेलू निवेश कारोबार में प्रमुख होता है, ऑप्शन सी है व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं, या ऑप्शन नंबर डी जब ब्याज दर और निवेश के अवसर अधिक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होता है, ठीक है, तब जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी तभी शुरू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देते हैं। क्या है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी है समानता और समावेश केंद्र, ऑप्शन सी है श्री महिला गृह उद्योग, या ऑप्शन डी है स्वकार्यत महिला आयोग, महिला संघ, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वकार्यरत महिला संघ। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वर्ष 1972 में स्थापित स्वकार्यरत महिला संघ अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय तथा स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? पहला है हाथी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन, या बी है बाघ, बंगाल, या सी है शेर, हिमालय, या डी है भारतीय गैंडा, असम। दोस्तों यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है शेर जो है दोस्तों हिमालय में नहीं पाया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी शेर जो है गुजरात में पाया जाता है। और गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो भारत में सिंहों का निवास स्थान माना जाता है। तो आप लोग इसको याद करिए। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। मिसाइलों की एक व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा प्रबंधित किया गया था। क्या किया गया था? अब ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम, या ऑप्शन बी है एकीकृत महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, या सी है राष्ट्रीय मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम, या ऑप्शन नंबर डी है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम मिसाइलों की एक व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। वर्ष 1982 में शुरू किया गया था और वर्ष 2008 में पूरा हुआ था और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा प्रबंधित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काल प्रकरण सिरिसिल त्रासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला है केरल, या कर्नाटक, या महाराष्ट्र, या तेलंगाना। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तेलंगाना के साथ यह ट्रेजेडी जो है घटित हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में है वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से कितनी राशि तक का चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है? यहाँ पर 215,000 रुपये राशि का जो है दावा किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर योग्य आय पर पहुंचने के लिए सकल आय में से 15,000 रुपये तक का चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में ये लिखा हुआ है भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? दोस्तों यहाँ पर वित्त आयोग ही राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। ये सब आप याद कर लीजिए, वित्त आयोग ही जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। भारत की समेकित निधि में राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रण करने के सिद्धांतों पर जो है राष्ट्रपति को कौन सिफारिश करता है? वित्त आयोग। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और हम यही कहेंगे आपसे, आप खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए और जो भी आप मतलब अगर ले लिए हैं UPSI का प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर, तो उसको आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कितना क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ का कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आए हैं इसमें, मूल विधि और पॉलिटी में, और हिंदी आप जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको हिंदी अगर 2-3 जो भी सेट अभी हम करवाए हैं, 3 सेट आज करवा चुके हैं आज को लेके, तो आप देख रहे होंगे हिंदी में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आपको उसमें लेखक के रचनाएं, उपन्यास, ये सारी चीज़ें आप उसको याद कर लीजिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस बार आर या पार कर दीजिए, इस बार सिलेक्शन लेना है चाहे जैसे, ये मुझको नहीं पता, बस सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, वो जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वैसे हम बस इतना कहते हैं सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बस मेहनत करिए, आज मेहनत करेंगे तो कल आपके माता पिता के आंखों में चमक होगी। तो वो चमक अगर आपको देखना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।